नमस्कार, आप देख रहे हैं कोर्ट दिस वीक। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते कोर्ट की बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। तमाम कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और साथ ही लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट दिस वीक। कोविड के हालात पर केंद्र सरकार से अदालत में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वैक्सीन और ऑक्सीजन की उपलब्धता पर जवाब मांगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि केंद्र सरकार 100% टीकों की खरीद क्यों नहीं करती और इसे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के मॉडल पर राज्यों को वितरित क्यों नहीं करती है, ताकि वैक्सीन के दामों में अंतर न रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर ये देश के नागरिकों के लिए है। एक और अहम बात यह रही कि कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर इस संकट के समय लोगों द्वारा अपील करने पर कोई भी राज्य उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं कर सकती या कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। वहीं शनिवार को सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर भी राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आश्वासन दिया कि ये मतगणना केंद्रों पर सभी कोरोना बचाव संबंधी नियमों का पालन किया जाएगा। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए यूपी पंचायत चुनाव की रविवार को होने वाली मतगणना पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। देश में फैले कोरोना संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय विशेष पीठ ने कहा कि केवल राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों की ही जांच होगी। इसके अलावा न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारे सामने कुछ ऐसी भी याचिकाएं दायर की गई हैं जो गंभीर रूप से स्थानीय मुद्दों को उठाती हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे मुद्दों को उच्च न्यायालय में उठाया जाना चाहिए। वहीं पीठ ने सवाल किया कि अनपढ़ या जिनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है वो कैसे वैक्सीन लगवाएंगे। कोर्ट ने पूछा कि वैक्सीन की कीमत में अंतर क्यों रखा गया और निरक्षर लोग जो कोविन ऐप इस्तेमाल नहीं कर सकते वो वैक्सीनेशन के लिए कैसे पंजीकरण करवा सकते हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि पिछले 1 साल में केंद्र सरकार ने वैक्सीन कंपनियों पर कितना निवेश किया और कितनी अग्रिम राशि दी। यही नहीं, केंद्र को फटकारते हुए कोर्ट ने कहा कि क्या केंद्र सरकार मरीजों के लिए अस्पतालों में दाखिले पर कोई राष्ट्रीय नीति बना रहा है? क्या मूल्य निर्धारण को विनियमित किया जा रहा है? कोर्ट ने कहा वैक्सीन विकसित करने में सरकार का भी पैसा लगा है, इसलिए सार्वजनिक संसाधन है। साथ ही सवाल किया केंद्र सरकार 100% वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रही? एक हिस्सा खरीद कर बाकी बेचने के लिए वैक्सीन निर्माता कंपनियों को क्यों स्वतंत्र कर दिया गया है? जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा केंद्र को वैक्सीन के निर्माण में तेजी लाने के लिए किए गए निवेश का ब्यौरा भी देना चाहिए। यह निजी वैक्सीन निर्माताओं को किए गए फंडिंग में केंद्र का अहम हस्तक्षेप होगा। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने ऑक्सीजन सप्लाई के आवंटन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा केंद्र सरकार के पक्ष की हम समीक्षा करेंगे। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर ऐसी व्यवस्था बने कि लोगों को पता चल सके कि ऑक्सीजन की सप्लाई कितनी की गई और कौन से अस्पताल में ये कितना है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सोशल मीडिया पर पीड़ा का इजहार करने वाले यूजर्स का मुद्दा भी उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सोशल मीडिया पर इस संकट के समय लोगों द्वारा अपील करने पर कोई भी राज्य उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं कर सकती या कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। अगर ऐसी शिकायतों पर एक्शन लेने की नौबत आई तो हम इसे अदालत की अवमानना मानेंगे। केंद्र से कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि राष्ट्रीय स्तर पर अस्पताल में भर्ती को लेकर क्या नीति है और जिस संक्रमण मामले को RT-PCR से पता नहीं लग रहा उसके लिए क्या कदम उठाए गए। कोर्ट ने आगे कहा कि उन डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को इलाज देने के लिए क्या किया जा रहा है जो कोविड-19 के संपर्क में हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने वैक्सीनेशन और ऑक्सीजन को लेकर केंद्र सरकार से फिर सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या वैक्सीन अलॉटमेंट के लिए एक राज्य पर दूसरे राज्य को प्राथमिकता दी जा रही है। कोविड से उभरे हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की है। ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना वायरस महामारी से राजधानी दिल्ली की स्थिति बेकाबू हो रही है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीज दम तोड़ रहे हैं। इन हालातों के मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को उपलब्ध स्टॉक से
अस्पताल और जनता दोनों को ऑक्सीजन मुहैया कराने का निर्देश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली की हालत ये है, यहाँ ना तो दवाइयां हैं न डॉक्टर हैं। कोर्ट ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसे सामान के आयात को सुगम बनाने के लिए पोर्टल बनाने का निर्देश भी दिया। वहीं शनिवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा कि हम सेना से हर वो मदद लेने को तैयार हैं जो सेना हमें दे सकती है। कोविड के गंभीर होते हालात में ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि आपको आम आदमी के लिए भी ऑक्सीजन के पर्याप्त इंतजाम करने होंगे। साथ ही हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि जहां गुंजाइश हो सके वहां आपको कुछ समय के लिए अस्पतालों में ऑक्सीजन का आवंटन कम करना होगा। दिल्ली सरकार ने कहा कि हमने पूरे 490 मीट्रिक टन का आवंटन कर दिया है। हमने किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया। अगर हमें किसी तरह तुरंत 15 से 29 MT ऑक्सीजन मिल जाए तो हम आम नागरिकों की सुविधा के बारे में सोच सकते हैं। मामले की सुनवाई के दौरान बत्रा अस्पताल ने ये कहा कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। उनके यहाँ आधा से ज्यादा मरीज ऑक्सीजन पर निर्भर है। अगर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि उनके पास सिर्फ 2 घंटे का ही ऑक्सीजन बचा हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नोडल ऑफिसर से ये कहा कि वो इस विषय पर ध्यान दें और ये देखें कि अस्पतालों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल पा रहा है। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली की यह हालत है कि ना तो यहाँ दवाइयाँ हैं और ना ही डॉक्टर। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि दिल्ली सरकार GNCTD ऐप को अपना पूरा ब्यौरा मुहैया कराए और 1 दिन के भीतर ऐप को अपडेट किया जाए। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि विदेश में रह रहे कुछ NRI और कुछ संगठन महामारी की आपदा में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसे कुछ मेडिकल उपकरण भारत को डोनेट करना चाहते हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि कोविड इलाज से जुड़े सामग्री के आयात को सुगम बनाने के लिए पोर्टल बनाए। इस मामले में शनिवार तक सरकार स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। दूसरी तरफ दिल्ली के जिला अदालतों के न्यायिक अधिकारियों और परिवार के लिए कोविड चिकित्सा सुविधा की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने कहा कि जिला अदालत इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट से संपर्क करे और न्यायिक अधिकारियों और उनके परिवार के लिए चिकित्सा सुविधाओं के लिए कदम उठाएं। 1 सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करें, जिस पर कोर्ट सुनवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। मद्रास हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार अधिकारियों पर हत्या के लिए मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर 2 मई को मतगणना के दिन कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने की योजना का खाका नहीं पेश किया गया तो 2 मई को होने वाली मतगणना को रोक देगा। कोविड-19 महामारी के दौरान राजनीतिक रैलियों की अनुमति देने के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को भारत के चुनाव आयोग पर कड़ी टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी ने चुनाव आयोग के वकील से कहा, आपकी संस्था व्यक्तिगत रूप से कोविड-19 की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है। मुख्य न्यायाधीश मौखिक रूप से ये कहते हुए चले गए कि आपके अधिकारियों पर हत्या के आरोपों में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आयोग कोर्ट के आदेशों के बावजूद फेस मास्क पहनने, सैनिटाइजर का उपयोग करने और चुनाव प्रचार के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के संबंध में कोविड-19 मापदंडों को लागू करने में विफल रहा। मुख्य न्यायाधीश ने ECI के वकील से पूछा, क्या आप किसी अन्य ग्रह पर थे जब चुनावी रैलियां आयोजित की गई थी? कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर 2 मई को मतगणना के दिन कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने की योजना का खाका नहीं पेश किया गया तो वे 2 मई को होने वाली मतगणना को रोक देगा। कोर्ट ने कहा, सार्वजनिक स्वास्थ्य सर्वोपरि महत्व का है और ये चिंताजनक है कि संवैधानिक अधिकारियों को ऐसे संबंध में याद दिलाना पड़ता है। ये केवल तब होता है जब एक नागरिक बचता है और वे उन अधिकारियों का उपभोग कर सकेगा जो एक लोकतांत्रिक गणराज्य की गारंटी देता है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि स्थिति अब अस्तित्व की सुरक्षा की है, बाकी सब कुछ बाद में आता है। न्यायमूर्ति सेथिल कुमार राममूर्ति सहित पीठ ने भारत के चुनाव आयोग और तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को स्वास्थ्य सचिव के साथ परामर्श करने और मतगणना के दिन कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की योजना के साथ पेश होने का निर्देश दिया। पीठ ने निर्देश दिया कि ब्लूप्रिंट को 30 अप्रैल को रिकॉर्ड करने से पहले रखा जाना चाहिए। पीठ ने आदेश में कहा, 30 अप्रैल को यह मामला फिर से उठाया जाएगा कि स्थिति की समीक्षा करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाने की स्थिति स्पष्ट होगी। ब्यूरो रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट ने मेदांता के स्टरलाइट प्लांट में ऑक्सीजन उत्पादन करने की मंजूरी दे दी है। कोरोना संकट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन उत्पादन करने का आदेश जारी किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी का गठन भी किया जो तय करे कि प्लांट के भीतर कितने लोगों की जरूरत है। मेदांता इस प्लांट में मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन करेगा और वहीं मुफ्त में ऑक्सीजन मुहैया करवाएगा। फिलहाल 4 महीने के लिए ही इस प्लांट को खोला जाएगा और मेदांता स्टरलाइट प्लांट में प्रतिदिन 1000 टन ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस रविंद्र भट्ट की पीठ ने मेदांता स्टरलाइट प्लांट मामले की सुनवाई की। जस्टिस चंद्रचूड़ ने वरिष्ठ वकील साल्वे से पूछा कि आप संयंत्र को कब से शुरू कर सकते हैं। इस पर हरीश साल्वे ने कहा है कि 10 दिन के अंदर ऑक्सीजन प्लांट शुरू कर दिया जाएगा। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कोर्ट के सामने केंद्र सरकार का पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने मेदांता को ऑक्सीजन बनाने के लिए प्लांट शुरू करने की मंजूरी दी है, लेकिन ये भी स्पष्ट कर दिया है कि ये कंपनी के पक्ष में कोई इक्विटी नहीं तैयार करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अभी मेदांता कॉर्पोरेट स्मेल्टिंग प्लांट को ऑपरेट नहीं कर सकता। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को तूतुकोरिन में मेदांता के ऑक्सीजन प्लांट में गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक पैनल बनाने के भी निर्देश दिए। इस पैनल में तूतुकोरिन के एसपी और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शामिल होंगे। समिति में तमिलनाडु के 2 पर्यावरण विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। पर्यावरण और वन मंत्रालय को तमिलनाडु के 3 पर्यावरण विशेषज्ञों के साथ एक पैनल बनाने का निर्देश दिया गया है। उस पैनल से मेदांत के प्रदूषणकारी गतिविधियों के पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था 2 सदस्यों को ओवरसाइट कमेटी में नामांकित कर सकती है। यदि वे 48 घंटे के भीतर नामांकन देने में विफल रहते हैं तो तमिलनाडु सरकार नामांकन करेगी। अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि समिति संयंत्र के फिर से शुरू होने से पहले एक सुरक्षा ऑडिट का आदेश देने के लिए स्वतंत्र होगी। किसी भी श्रमिक को संयंत्र में प्रवेश करने की अनुमति देने से पहले मेदांत समिति को योजना का संकेत देगा और समिति ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा के प्रबंधन के लिए परिसर के भीतर कर्मियों की संख्या पर निर्णय लेगी। ओवरसाइट कमेटी अपनी चिंताओं को स्वीकार करने के लिए स्थानीय समुदाय के साथ संलग्न होने के लिए स्वतंत्र होगी। इससे पहले तमिलनाडु सरकार ने मेदांता के तूतुकोरिन स्थित स्टरलाइट प्लांट को आंशिक तौर पर खोलने की अनुमति दी थी। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद स्टरलाइट प्लांट को 4 महीने के लिए ऑक्सीजन उत्पादन की मंजूरी दी गई। राज्य सरकार ने मई 2018 में स्टरलाइट के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन में 13 लोगों की मौत के बाद प्लांट को सील कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। 30 हजारीकोट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ऐतिहासिक स्मारक और बर्बरता से नुकसान पहुंचाने के आरोप में दर्ज की गई दूसरी एफआईआर के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए दीप सिद्धू और अन्य आरोपियों को जमानत दे दी। शनिवार को बचाव पक्ष और पीड़ित पक्ष की सुनवाई के बाद सीएमएस साहिल गुप्ता ने जमानत अर्जी में आदेश सुरक्षित रख लिया था। न्यायालय ने सिद्धू को 25,000 रुपए की राशि के जमानतदार के साथ ही इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बॉन्ड प्रस्तुत करने पर जमानत दी। दिल्ली में 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा में एएसआई से जुड़े मामले में आरोपी दीप सिद्धू को 30 हजारीकोट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने उसे 25,000 रुपए का निजी मुचलका भरने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया। दीप सिद्धू को इससे पहले भी लाल किला हिंसा से जुड़े एक मामले में जमानत मिल चुकी है। सिद्धू को जमानत देते वक्त कोर्ट ने कहा, दाखिल किए गए सबमिशन को ध्यान में रखते हुए मैं इस विचार का पक्षधर हूं कि वर्तमान मामले में आवेदक को हिरासत में से कोई फायदा नहीं होगा और ये अनुचित होगा और न ही आवेदक की रिहाई से पुलिस की जांच पर कोई असर पड़ेगा। आरोपी से पहले ही 14 दिनों के लिए पीसी में पूछताछ की जा चुकी है और लगभग 70 दिनों में हिरासत में रहा है। जब उसे एएसजी यानी कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा इसी तरह के तथ्यों पर नियमित रूप से जमानत दे दी गई है, उसकी स्वतंत्रता पर कोई और प्रतिबंध न तो तर्कसंगत होगा और न ही कानूनी। सुनवाई के दौरान एडवोकेट अभिषेक गुप्ता की ओर से यह दलील दी गई कि उसकी गिरफ्तारी के लिए जांच एजेंसी का आचरण प्रथम दृष्टया अवैध और मनमाना था और ये नियम कानून का सरासर दुरुपयोग था। अभिषेक गुप्ता ने निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर जमानत देने की मांग करते हुए तर्क दिया। पहला, दोनों एफआईआर एक जैसे हैं और समान तथ्यों पर आधारित हैं। दूसरे, एक एफआईआर में जमानत दिए जाने के बाद उक्त एफआईआर में भी जमानत दी जानी चाहिए। और तीसरी, गिरफ्तारी गैर कानूनी और मनमानी है।
गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान भड़की हिंसा के दौरान लाल किला हिंसा मामले में संबंधित एफआईआर में जमानत दिए जाने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा दायर एक और एफआईआर में दीप सिद्धू को फिर से गिरफ्तार किया गया था। एफआईआर गुंजन कुमार श्रीवास्तव अधीक्षक पुरातत्वविद द्वारा की गई एक शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि लाहौर गेट के अंदर भीड़ जमा हो गई थी। रोशनी वाली दुकान की विद्युत फिटिंग क्षतिग्रस्त हो गई। लाल किले की प्राचीर की ओर चार्ज किया गया और जोर से पोल पर एक झंडा फहराया, जहां माननीय पीएम स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। इसी मामले में आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 153, 452, 34 के साथ आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27, पीडीपीपी अधिनियम की धारा 3, 4 और राष्ट्रीय अपमान अधिनियम और प्रतिवाद के अपमान की रोकथाम की धारा 2 और प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम की धारा 30A, 30B के तहत एफआईआर दर्ज की गई। ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के चर्चित हाथरस मर्डर और कथित गैंगरेप मामले को कवर करने के दौरान गिरफ्तार किए गए केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में सभी दलीलों को सुनने के बाद आदेश दिया है कि सिद्दीकी कप्पन को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली शिफ्ट किया जाए। पत्रकार कप्पन को उत्तर प्रदेश की मथुरा जेल में रखा गया है। न्यायाधीशों ने कहा कि सिद्दीकी कप्पन के इलाज के लिए उन्हें दिल्ली लाया जाएगा और जब वो ठीक हो जाएंगे तो फिर से उन्हें मथुरा जेल में शिफ्ट किया जाएगा। सिद्दीक को जमानत के लिए समुचित कोर्ट के सामने अपील करनी होगी। पत्रकार को हाथरस से जाते वक्त रास्ते में गिरफ्तार किया गया था, जहां पर पिछले साल 14 सितंबर को एक दलित युवती की कथित सामूहिक बलात्कार के बाद मौत हो गई थी। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और साथ ही न्यायमूर्ति एस बोपन्ना की 3 सदस्यीय पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वो इस सलाह पर राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त करें। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध करते हुए आरोपी को जमानत नहीं देने की मांग की। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के निर्देश का ये कहते हुए विरोध किया कि इसी तरह के कई आरोपियों का राज्य के अस्पतालों में इलाज चल रहा है और कप्पन को खास तवज्जो महज इसलिए नहीं मिलनी चाहिए कि वो खास पत्रकारिता समूह से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी पहले ही दी जा चुकी है कि सिद्दीकी कप्पन के कोरोना वायरस रिपोर्ट नेगेटिव आई। उसे मथुरा के अस्पताल से भी छुट्टी दे दी गई है और उनके पास से पुलिस के तेजस अखबार का आईडी कार्ड मिला है। सिद्दीकी कप्पन का दावा है कि वो उसी अखबार के पत्रकार हैं, लेकिन वो न्यूज पेपर 3 साल पहले बंद हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में आरबीआई को आरटीआई के तहत लोन डिफॉल्टर्स की सूची निरीक्षण रिपोर्ट का खुलासा करने की अपील को खारिज कर दिया। बैंक ने जयंतीलाल मिस्त्री फैसले को चुनौती दी थी और पीठ ने आवेदकों को जयंतीलाल मिस्त्री के फैसले के खिलाफ एक समीक्षा उपचार का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्रता दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक बनाम जयंतीलाल एन मिस्त्री मामले में 2015 के फैसले को वापस लेने के लिए मांग करने वाले कुछ बैंकों द्वारा दायर आवेदनों को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि आरबीआई आरटीआई अधिनियम के तहत बैंकों से संबंधित डिफॉल्टर्स की सूची, निरीक्षण रिपोर्ट, वार्षिक विवरण आदि का खुलासा करने के लिए बाध्य है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस विनीत सरन की खंडपीठ ने उन आवेदनों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों में किसी फैसले को वापस लेने के लिए आवेदन दाखिल करने का प्रावधान नहीं है। पीठ ने कहा कि इस अदालत के फैसले को वापस लेने के लिए एक आवेदन दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि पीठ ने आवेदकों को जयंतीलाल मिस्त्री के फैसले के खिलाफ एक समीक्षा उपचार का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्रता दी है। जयंतीलाल मिस्त्री मामले में जस्टिस M.E. इकबाल और जस्टिस C. नागप्पन की खंडपीठ ने कहा था कि आरबीआई वित्तीय संस्थानों के साथ अपने आप को एक जिम्मेदार व्यक्ति के रिश्ते में नहीं रखता है, क्योंकि निरीक्षणों की रिपोर्ट, बैंक के स्टेटमेंट, आरबीआई द्वारा प्राप्त व्यवसाय से संबंधित जानकारी आत्मविश्वास या विश्वास के बहाने नहीं प्राप्त की जाती है। न्यायालय ने कहा कि आरबीआई को पारदर्शिता के साथ काम करना है और उन सूचनाओं को नहीं छुपाना है जो बैंकों को शर्मिंदा कर सकती हैं, और ये अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना और मांगी गई जानकारी का खुलासा करना बाध्यकारी है। बाद में आरबीआई द्वारा ये अवमानना याचिका दायर की गई कि 2016 में आरबीआई द्वारा घोषित प्रकटीकरण नीति जयंतीलाल मिस्त्री के फैसले के निर्देशों के विपरीत थी। अप्रैल 2019 में जस्टिस नागेश्वर राव और M.R. शाह की खंडपीठ ने आरबीआई को डिस्क्लोजर पॉलिसी को इस हद तक वापस लेने का निर्देश दिया कि इसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत छूट की अनुमति दी। न्यायालय ने माना कि आरबीआई द्वारा इसके निर्देश के उल्लंघन को गंभीरता से देखा जाएगा।
HDFC बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और कुछ अन्य बैंकों ने जयंतीलाल मिस्त्री मामले को वापस लेने के लिए आवेदन दायर किया। उन्होंने तर्क दिया कि फैसला उनकी सुनवाई के बिना पारित किया गया था और इसलिए ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था। इन दलीलों को खारिज करते हुए पीठ ने पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों ने किसी फैसले को वापस लेने की अर्जी दाखिल करने की अनुमति नहीं दी है। ब्यूरो रिपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पर अदालत ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत आपराधिक मामले में इस जनहित याचिका पर कैसे सुनवाई कर सकते हैं। कोर्ट ने अन्य कानूनी उपाय के लिए इजाजत दी है। अगस्त 2016 में अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल की अप्राकृतिक मौत की सीबीआई जांच की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया है। न्यायमूर्ति यूयू ललित, न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की एक पीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दी ताकि वो कानून के अनुसार अन्य उपाय ले सके। जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो न्यायमूर्ति ललित ने याचिकाकर्ता के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे को बताया कि कलिखो पुल की विधवा ने 2017 में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और भारत के राष्ट्रपति को एक प्रतिनिधित्व देने की स्वतंत्रता के साथ मामले को वापस ले लिया था। न्यायमूर्ति ललित ने पूछा कि राष्ट्रपति के पास जाने के बाद क्या हुआ। दवे ने जवाब दिया कि कुछ नहीं हुआ। न्यायमूर्ति ललित ने तब बताया कि जनहित याचिका पूर्ण अजनबी द्वारा दायर की गई, जिसका पुल से कोई संबंध नहीं। उसके बाद याचिका वापस ले ली गई। आप ये दावा नहीं कर रहे हैं कि आपका उनके साथ कोई संबंध या नाता है। आप एक पूर्ण अजनबी हैं। हम अनुच्छेद 32 के तहत आपराधिक मामले में इस जनहित याचिका पर कैसे सुनवाई कर सकते हैं। या तो आप इसे वापस लें या हम कहेंगे कि हम इस पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं। बाकी कांग्रेस नेताओं और भाजपा की मदद से फरवरी 2016 में कलिखो पुल अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि जुलाई 2016 में पुल को मुख्यमंत्री के रूप में पद छोड़ना पड़ा, जब उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि दिसंबर 2015 में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा विधानसभा को भंग करने का निर्णय अवैध और शून्य था। 9 अगस्त 2016 को पुल को अपने घर में मृत पाया गया था। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कथित तौर पर खुद को मार डाला। उन्होंने कथित सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें संवैधानिक पदों पर बैठे कई प्रमुख व्यक्तियों के नाम थे। फरवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कलिखो पुल की पत्नी द्वारा भेजे गए एक पत्र की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उनके सुसाइड नोट में आरोपों के आधार पर जांच की मांग की गई थी। पुल की पत्नी डांग वेमसाई पुल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने न्यायालय में अपने न्यायिक पक्ष की पत्र याचिका पर सुनवाई करते हुए आपत्ति जताई और कहा कि इस मामले में प्रशासनिक जांच के लिए प्रशासनिक पक्ष पर इन हाउस जांच पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि आत्महत्या नोट में कथित रूप से कुछ जजों के नाम भी थे। बाद में राष्ट्रपति से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस ले ली गई। कलिखो पुल के बेटे शुभांशु पुल को फरवरी 2020 में उनके ब्रिटेन के आवास में मृत पाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल और अनुभवी न्यायविद सोली सोराबजी का शुक्रवार सुबह निधन हो गया और वे 91 साल के थे। बॉम्बे में 1930 में जन्मे सोली जहांगीर सोराबजी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में साल 1953 में अपनी कानूनी प्रैक्टिस शुरू की। उन्हें 1971 में भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। वे 2 बार भारत के अटॉर्नी जनरल बने और पहली बार 1989-90 तक, फिर दूसरी बार 1998 से 2004 तक। सोराबजी एक प्रसिद्ध मानवाधिकार वकील थे। उन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1997 में नाइजीरिया के लिए एक विशेष रिपोर्ट के रूप में नियुक्त किया गया था ताकि उस देश में मानवाधिकार की स्थिति पर रिपोर्ट की जा सके। इसके बाद वो 1998 से 2004 तक मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र उप आयोग के सदस्य के और साथ ही बाद में अध्यक्ष भी बने और संयुक्त राष्ट्र के उप आयोग के सदस्य थे, जो कि भेदभाव और संरक्षण के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित है। 1998 उन्होंने हेग में 2000 से लेकर 2006 तक स्थायी न्यायालय के सदस्य के रूप में भी काम किया था। सोराबजी भाषण और साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के कई मामलों में भी शामिल रहे और सेंसरशिप के आदेशों और प्रकाशनों पर प्रतिबंध लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मार्च 2002 में उन्होंने बोलने की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और मेनका गांधी बनाम भारत सरकार 1978, एसआर बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994, बीपी सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2010 आदि जैसे कुछ ऐतिहासिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं। चलिए, कोर्ट दिस वीक में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पेन के साथ।